Subject Science, Worksheet 33, Date 24/9/2021, Class 10, Name of the student, Name of the class teacher. Today's topic is spherical lens and refraction of light. Types of spherical lens. तो 2 types होती हैं बेटा spherical lens की. One है convex lens and second है concave lens. अब दोनों में क्या फ़र्क होता है? कन्वेक्स लेंस होते हैं थिन फ्रॉम कॉर्नर्स. जो कन्वेक्स लेंस होंगे वो कॉर्नर से थिन नज़र आएंगे, थिक एट सेंटर, और बीच में से वो थिक होंगे और कन्वर्जिंग होंगे. कनकेव लेंस कैसे होंगे? थिक फ्रॉम कॉर्नर, थिन एट सेंटर और डाइवर्जिंग होंगे. तो बच्चों इसकी इमेज मैं आपको अभी दिखाती हूँ ये कैसे नज़र आते हैं कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस. तो ये देखिए बेटा, ये है कन्वेक्स लेंस जिसे कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कनकेव लेंस जिन्हें डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं. तो ये होते हैं थिक यहाँ से बीच में से मिडल से, और कॉर्नर से क्या होते हैं? थिन. और इसके अपोजिट कनकेव लेंस क्या हो जाएंगे? मिडल में से थिन हो जाएंगे और ऊपर से कॉर्नर से ब्रॉड हो जाते हैं. तो ये हैं कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस. नाउ अब हमें क्या पढ़ना है? रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस. अब ये जो रूल्स होते हैं आपने पहले भी पढ़े हैं स्फेरिकल मिरर्स में, उसी टाइप में इसमें भी रूल्स होते हैं. लेंस में कन्वेक्स के लिए अलग होंगे और कनकेव के लिए अलग होंगे. फर्स्ट रूल क्या कह रहा है? अ रे ऑफ लाइट, एक रे है लाइट की, पैरेलल, कैसी है वो? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस. तो अभी कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं. अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासिस थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस. तो अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की तो किससे पास होएगी वो? फोकस से. पहले भी हमने स्फेरिकल मिरर में ये पढ़ा है कि अगर वो रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो किससे पास होती है वो? फोकस से. तो ये देखो बेटा, ये रहा, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है रे, और ये किससे पास हो रही है? फोकस से. दिस इज़ अ फर्स्ट रूल. और कनकेव लेंस में हमें क्या बताया है? अ रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट है विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के. आफ्टर रिफ्रैक्शन, अब जब रिफ्रैक्शन होगा, अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम द फोकस, तो हमें ऐसी नज़र आएगी जैसे ये फोकस से आ रही है. ये देखिए, ठीक है बेटा. तो कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होती है तो वो किससे पास करेगी? फोकस से पास करेगी. नाउ रूल 2. तो रूल 2 क्या कह रहा है? अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और एक रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव लेंस appear to diverge from the principal axis, focus located on the same side of the lens. तो अभी हमने देखा कि वो किस तरफ से डाइवर्ज होकर फोकस की तरफ जा रही है. ये कन्वेक्स लेंस का था और ये कनकेव लेंस का फर्स्ट रूल था. थर्ड, a ray of light passing through the optical center of either lens will emerge without any deviation. तो ये कह रहा है थर्ड रूल कि अगर एक रे ऑफ लाइट पास कर रही है, किससे पास हो रही है बेटा? ये पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से. किससे पास हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर से. ये देखो, ओ से पास हो रही है ना, ओ इज ऑप्टिकल सेंटर. और ये देखो, ये कन्वेक्स लेंस है, ये कनकेव लेंस है, और दोनों में ए रे ऑफ लाइट किससे पास हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर से. अब ये क्या करेंगे? डाइवर्ट नहीं होंगे, ना कहीं पे डेविएट होंगी, सीधी जाएंगी स्ट्रेट. ये दोनों में, दोनों लेंस में ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट होगी विदाउट एनी डेविएशन, किसी से भी डेविएट
नहीं करेगी। तो ये आप इसको सेकंड रूल समझ लीजिए, और फर्स्ट रूल आपको पता ही है, और थर्ड रूल इतना नेसेसरी नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ, इसमें मेंशन नहीं है। अगर रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है, a ray of light passes from the focus, तो ये क्या करेगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। जो फर्स्ट रूल का था वो अब दूसरी तरीके से बोला है कि अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। और पहले हमने बोला कि अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से ज़रूर पास होगी। तो ये बेटा ये है आपके रूल कनकेव और कन्वेक्स लेंस में, जिसमें इमेज फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से हम इमेज बनाते हैं इन रूल्स को यूज़ करके। नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी समझ लेते हैं। फर्स्ट, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ two transparent media at a point of incidence all lie in the same plane। तो ये बच्चों कह रहा है कि अगर इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, मीडिया क्या हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे वो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जहाँ से कनेक्ट होती है दूसरे मीडियम से, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और ये सब किस में लाई करेंगी, एक सेम प्लेन पे लाई करेंगी। तो मैं आपको इसको फिगर से दिखाती हूँ जिससे आपको इजी हो जाएगा समझना। तो बेटा ये है, इसे थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ठीक, अब ये देखिए बेटा, अब ये है रे ऑफ लाइट और ये कहाँ इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पे है ना, ये एंगल आई बन रहा है। और ये क्या है, नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल, और ये क्या है रिफ्रैक्टेड रे जो बैंड हो गई है दूसरे मीडियम से आके। ये मीडियम 1 एयर है और ये मीडियम 2 ग्लास है। ये एनसीईआरटी बुक्स से लिया गया है, आप एनसीईआरटी बुक्स में कंसल्ट कर सकते हैं इसको, और जिसके पास नहीं है वो इसमें से देख सकते हैं। अगर आपको बुक्स ऑनलाइन चाहिए कि कैसे मिलती है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वो प्रोसेस भी बता देंगे जिससे आप ऑनलाइन एनसीईआरटी की बुक्स डायरेक्ट ही डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो बेटा ये है आपकी ये इंसिडेंट रे हो गई, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे के लिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर देती हूँ। ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। तो ये देखो बेटा, ये सब कहाँ लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। कहाँ लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो यही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ है। The incident ray, the refracted ray and the normal lie on the same place। तो ये आपका फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया है। सेकंड अब देख लेते हैं, सेकंड में क्या है। सेकंड, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी ये देखो, द रेशियो ऑफ साइन, ये आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द रेशियो ऑफ साइन आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड कलर ऑफ लाइट। किसी भी मीडिया के जो गिवन है, एयर, वाटर, ग्लास, कुछ भी हो सकता है, और उसके कलर में ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। बहुत इम्पॉर्टेंट है स्नेल्स लॉ। तो बेटा ये बहुत ध्यान से पढ़ना है। दो रूल्स हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के। फर्स्ट बोल रहा है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट all lie in the same plane। सेकेंड बोल रहा है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई और टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया। किसके, मीडिया से कोई भी दो पेयर। सो
कलर ऑफ लाइट और उसी कलर के लिए ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो बेटा, ये अभी मैं इमेज से समझाने की कोशिश करती हूँ आप सबको। तो ये है, ये देखो ये रे ऑफ लाइट है। जब ये यहाँ पे टच करेगी तो यहाँ ये बन जाएगा साइन आई, दैट इज साइन आई, और ये बन जाएगा साइन आर, और ये हो जाएगा नॉर्मल। एन क्या होता है? एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो मीडियम, जिस मीडियम में उसकी स्पीड रे ऑफ लाइट की चेंज हो जाती है दूसरे मीडियम में जाके, तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाता है। तो अब ये क्या बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कि जो फिगर मैंने जो दिखाई उसमें आपने देखा, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी जो स्पीड है वो क्या करेगी, चेंज होएगी। वैसे लाइट की स्पीड क्या होती है आपको पता है सबको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होती है ना बेटा। अब ये स्पीड ऑफ लाइट है एयर में। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो ग्लास में भी सेम रहेगी, वाटर में भी सेम रहेगी, चेंज होएगी। तो वो यही कह रहा है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन पेयर, जो रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट की जो गिवन पेयर ऑफ मीडिया, एयर, वाटर, कुछ भी ग्लास, उसमें चेंज होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब ये सेकंड इसी से थोड़ा सा आगे का प्रोसेस बताया है। यहाँ देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट हमें पता ही है, एक्यूरेट बताना है। अब एक्यूरेट किसके बिहाफ पे बताना है, वैक्यूम ऑफ एयर, जो जिसमें जो मीडियम है या तो वो खाली है या एयर है, उसकी स्पीड ऑफ लाइट लेके हमें बताना है। और दूसरा इसकी स्पीड ऑफ लाइट c है, और जो v है वो कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होगा या फिर एयर होगा, इसलिए इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है। तो ये क्या होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n = c विच इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर बाय v स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये आपका हो गया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो गया। लेंस फॉर्मूला। अब इसमें क्या है बच्चों, ये f जो है वो है फोकल लेंथ, और u जो है ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है बेटा, बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इट इज़ डिनोटेड बाय o। और v क्या है, v है डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। दोनों ऑब्जेक्ट की और इमेज की दोनों की डिस्टेंस कहाँ से मेज़र की जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर की सेंटर से। तो ये क्या हो जाएगा 1/f = 1/v - 1/u। ये है लेंस फॉर्मूला, और ये दोनों के लिए अप्लाई होगा, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस दोनों के लिए। मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला, m क्या है, हाइट ऑफ द इमेज h', और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा h, और पावर ऑफ लेंस यूनिट पावर इज डायोप्टर डिनोटेड बाय d। जो यूनिट है पावर की वो किससे डिनोट की जाएगी, d से, और d क्या है डायोप्टर। p = 1/f इन मीटर, p इज पावर, f इज फोकल लेंथ। इमेज पोजीशन, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर कन्वेक्स और कनकेव लेंस, रेफर NCERT टेक्स्ट बुक चैप्टर 10। तो बेटा जिन बच्चों के पास नहीं है बुक्स वगैरह, इनके लिए हमने अटैच कर दिया, नीचे आप देख सकते हैं इस वर्कशीट के, और जिनके पास है अपनी बुक से कंसल्ट करके इसको थॉरो स्टडी करेंगे और अच्छे से समझेंगे। जो रेज डायग्राम है पहले आप अपने आप बनाइए, फिर उसे चेक करना इस बुक से। तो ये थी आज आपकी वर्कशीट। आप कुछ क्वेश्चंस दिए उन्हें कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए आप देखिए एक टेबल और रे डायग्राम यहाँ मैंने अटैच कर रखा है। ये देखिए
अब इसमें क्या पूछा है, सेम साइज। तो ये सेम साइज कहाँ पे है, ये रहा सेम साइज एट 2f यानी ट्वाइस दी फोकल लेंथ। और ये 2f पोजीशन ऑफ द इमेज का है 2f2 पे। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होना चाहिए एट 2f1 और पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ बनेगी 2f2 पे। और ये कैसी होगी, रिलेटिव साइज कैसा होगा, सेम साइज। और नेचर क्या होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, अब तो आपको पता चल ही गया होगा। बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा एट 2f यानी ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो इसका आंसर, वी शुड प्लेस एन ऑब्जेक्ट ट्वाइस द फोकल लेंथ टू गेट द रियल इमेज ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। रियल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगी, ऑब्जेक्ट ट्वाइस द फोकल लेंथ। Now question 2. A spherical lens has a focal length of plus 15 centimeter. What is its type of lens? तो बेटा अगर प्लस है तो प्लस का मतलब है वो क्या है, कन्वेक्स लेंस। क्या है, कन्वेक्स लेंस। और माइनस है तो क्या है, कनकेव लेंस। तो ये मैग्निफिसेंट आपके बुक्स में दे रखा है, उन्हें उसे रीड कर लेना। तो इसका आंसर आ जाएगा, it is a convex lens because the focal length of a convex lens is positive. Third question, which one of the following material cannot be used to make lens? अब बेटा किस चीज़ से लेंस नहीं बन सकता, लेंस का मतलब क्या है, हमें दोनों तरफ साइड पे नज़र आना चाहिए यानी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जिससे हम देख पाएँ। तो वाटर में तो ट्रांसपेरेंट होता ही है, वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, तो यानी इससे भी बन सकता है। ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है, हम देख सकते हैं दोनों साइड, बोथ द साइड्स। प्लास्टिक में भी देख लेते हैं। क्ले सोचो, क्ले से हम देख पाएंगे, क्ले से हम कुछ बनाएंगे उसके हम ट्रांसपेरेंट देख पाएंगे चीज़ों को उधर एक साइड से दूसरी साइड पे, नहीं। यानी इसका आंसर क्या होगा, वी कैन नॉट मेक लेंस विद क्ले बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली ओपेक। मतलब ओपेक का मतलब उसके दोनों साइड से हम नहीं देख सकते, उसके आर पार नहीं देख सकते। So we cannot make any material from clay which is transparent in nature. इसलिए हम क्ले से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बना सकते जो कि ट्रांसपेरेंट हो। Question 4. How does the size of the image changes as the object is brought closer to the convex lens? तो जैसे हम कन्वेक्स लेंस में ऑप्टिकल सेंटर की तरफ चलते हैं तो क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज इंक्रीज करेगा एज द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू द कन्वेक्स लेंस। Question 5. Draw a diagram showing the image formed by convex lens when an object is placed. अब फर्स्ट क्या है, between the optical center and focus of lens. ये बेटा NCERT से ही लिया है, आपकी बुक्स में है, और अगर बुक्स हैं तो उसमें से देख के आराम से आप कर सकते हैं। तो ये है ट्वाइस F और ये है फोकस F1, ये है ऑप्टिकल सेंटर O, ये है F2 जो हमारी दूसरी साइड पे है फोकल लेंथ, और ये है 2FT ट्वाइस फोकल लेंथ ऑफ अदर साइड। अब इसने पूछा है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस ऑफ लेंस। तो ये देखो, ये है हमारी इमेज। अब ये क्या करेगी, यहाँ से पास होएगी, और हमें पता है अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस से पास होता है तो क्या होगा, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो क्या होगा, फोकस से पास करेगा। वेरी गुड। और अगर वो O से पास हो रहा है तो O से पास क्या करेगा, स्ट्रेट जाएगा विदाउट बीइंग डेविएटेड। फिर ये एक्सटेंड करके यहाँ पे इमेज बनाएगा A', B'। ठीक है। और देखो ये एनलार्ज बनाई इमेज, कैसी है, एनलार्ज इमेज है। तो ये है आपका रे डायग्राम ऑफ first between optical center and focus of the lens. Now second, between focus and twice the focal length of the lens. अब between focus and twice the focus, तो ये है हमारा इस साइड में A B, बेटा ये B। अब यहाँ से क्या होगा, सेम पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से तो पास कर दो फोकल लेंथ से। वेरी गुड। अब ये क्या चाह रहा, ऑप्टिकल सेंटर से तो स्ट्रेट ले जाओ, तो कहाँ इमेज बन गई, यहाँ A B B', A' B'। ये भी देखो एनलार्ज है। ठीक है।
तो ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब ये देखो ये ट्वाइस द फोकल लेंथ, अब फोकल लेंथ के ट्वाइस, यहाँ से ये कैसे जा रहा है, सेम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास हो गया, और ये जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे इमेज सेम लग रही है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है, अगर इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन इमेज f2 होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, और पॉइंट साइज होगी रियल एंड इन्वर्टेड होगी। बियॉन्ड 2f है तो बिटवीन f एंड 2f2 बनेगी, डिमिनिश बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। एट 2f1 पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, 2f2 पे, और सेम साइज रहेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। बिटवीन f1 एंड 2f1 जो हमने अभी पढ़ा, बियॉन्ड 2f2 2f के पीछे बन रही है, और एन लार्ज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। एट फोकस f1 पे क्या बनेगी, इन्फिनिटी पे जाएगी, यानी बहुत आगे, और या तो वो इन्फाइनटली जाएगी या एन लार्ज हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो ये हो जाएगी रियल और इन्वर्टेड नेचर। बिटवीन फोकस f1 ऑन ऑप्टिकल सेंटर वो कैसी रहेगी, सेम साइड ऑफ द सेम साइड पे बनेगी, एन लार्ज बनेगी और वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। अब बच्चों ये है कि जो रियल और वर्चुअल में फ़र्क क्या आया, रियल कैसे कहेंगे, वर्चुअल किसे कहेंगे। तो रियल वो है जो रेस दी गई हैं उसी से जो बनेगी, डैट इज़ रियल, और जो डाइवर्ज होके बनेंगी वो होंगी वर्चुअल। तो ये है आपका चार्ट, और इसमें आप स्टडी कर सकते हैं कौन सी पोजीशन में कहाँ पे कैसी इमेज बनेगी और क्या नेचर रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, अब ऑप्टिकल सेंटर को डिफाइन करना है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस होता है द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर। अभी मैंने आपको बताया था, ये देखो ये हो गई कन्वेक्स लेंस, ये हो गई कनकेव लेंस, इसके जो बीच का पार्ट है जिसे डिनोट करेंगे O से, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। नाउ फोकस ऑफ अ लेंस, अभी हमने इतनी सारी इमेजेस देख ली है। फोकस ये हो गया, f1 ले लो, f2 ले लो, कहीं भी आपके ऊपर है। 2f1 f2 2f2, ये क्या हो गया, फोकल और फोकस ऑफ द लेंस, और ये डिनोट किससे होगा, f से डिनोट होगा। क्वेश्चन 7, डिफाइन द पावर ऑफ लेंस। द पावर ऑफ लेंस इज +2 डायप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द एंड नेचर ऑफ लेंस। तो बेटा हमें पता है जो पावर लेंथ होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ का है उसका रेसिप्रोकल होता है। तो आप अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, द रेसिप्रोकल of the focal length। तो ये होती है पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। वैसे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको इन वर्ड्स लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए, द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो दोनों की एक ही बात है। तो ये क्या होता है हमारे पास, P = 1/f। अब हमें क्या दे रखा है, 2 डायोप्टर, पावर कितनी दी हुई है, 2 डायोप्टर। अब प्लस हमें पता है कन्वेक्स लेंस, प्लस कहाँ पे होता है, कन्वेक्स लेंस। तो पहले ये लिख दीजिए, अगर ये पॉजिटिव है तो ये कन्वेक्स लेंस है,
नाउ उसे सॉल्व कर दीजिए। p इज इक्वल टू 1/f और f इज इक्वल टू 1/pp। हमें पता है 2 डायोमीटर, और हम अगर फोकल लेंथ में मेज़र करेंगे तो उसे मीटर में मेज़र करेंगे। तो ये क्या 1/2 क्या हो गया 0.5 मीटर, और 0.5 मीटर मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 0.5 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो बेटा ये थी आज आपकी वर्कशीट, और कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और हमने पूरी कोशिश की है आपको कोई प्रॉब्लम ना है। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है उनके लिए भी हमने अटैच कर दिया है, और वो यहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। और जिन्हें बुक्स चाहिए ऑनलाइन सीधा NCERT से, तो वो भी अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसके लिए भी हम अलग वीडियो बना देंगे, हाउ टू गेट NCERT बुक्स फ्रॉम दी NCERT वेबसाइट। तो बेटा अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखिए, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से न्यूमेरिकल या डेफिनेशन या रे डायग्राम ज़रूर आता है। इसे अच्छे से थॉरो स्टडी करें, और कुछ भी अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।